हमारी मदद कीजिए। ये भारतीय क्रू की आवाजें थी जो भारत के जिस ऑयल टैंकर पर अमेरिकी मिसाइल ने हमला किया, उसके क्रू ने ये एसओएस कॉल दिया था। क्या कहते हुए? सर, ये मोटर टैंकर मैरीवेक्स है, जहाज में आग लगी हुई है, ये जहाज डूब रहा है, कृपया हमारी मदद कीजिए। ओमान के तट के पास समुद्र में फंसे एक भारतीय नाविक की ये आवाज अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद तेल टैंकर एमटी मैरीवेक्स पर सवार 24 भारतीयों की जान खतरे में पड़ गई थी और जहाज के इंजन रूम में मिसाइल लगने से आग भड़क गई और जहाज में बड़ा छेद हो गया। ये पूरा घटनाक्रम मैं आपको बता रही हूँ। और संकट की इस घड़ी में जहाज से भेजी गई एसओएस कॉल में एक क्रू सदस्य लगातार मदद की गुहार लगाता हुआ सुनाई देता है। वो कहता है, यूएस नेवी का हमला हुआ है। इसको ध्यान से सुनिएगा। उसने ये कहा कि यूएस नेवी का हमला हुआ है, मिसाइल हमारे इंजन रूम में लगी है, नीचे बड़ा छेद हो गया है और जहाज में आग लगी है, कृपया जल्दी मदद भेजिए। हम सभी 24 क्रू सदस्य भारतीय हैं। सोचिए, ये घटनाक्रम सोमवार को ओमान के मसीरा तट के पास हुआ। पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी मैरीवेक्स को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया और अमेरिका का आरोप था कि ये जहाज ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसने अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन किया। अब आप ये सोचिए कि मोदी जी ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। वो एसओएस कॉल लगाता रहा वो नाविक, लेकिन फिर भी अमेरिकी मिसाइल ने हमला इसलिए किया क्योंकि वो जहाज ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसने अमेरिकी सैंक्शन का उल्लंघन किया था। अब आप ये सोचिए कि भारत को ऐसी अवस्था में अमेरिका ने मरने के लिए छोड़ दिया। अमेरिका ने हमला कर दिया आपके ऑयल टैंकर पर और आपकी एक बात नहीं सुनी। आपके नाविक जूझते रहे, गिड़गिड़ाते रहे मदद के लिए, लेकिन अमेरिका ने उस इंजन में आग लगा दी, उस इंजन रूम में। और मोदी जी ये कहते हैं कि आज हम देश को बचा रहे हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि हम अमेरिका के बड़े अच्छे दोस्त हैं। घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल का मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम एमआरसीसी कहते हैं, वो सक्रिय हो गया और दोपहर करीब 2:20 पर यह सूचना मिलने के बाद एमआरसीसी ने तुरंत ओमान मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर से संपर्क किया और पूरे अभियान की निगरानी शुरू कर दी। अब आप ये सोचिए कि इसके बाद ओमान की जो रॉयल एयरफोर्स ने बचाव अभियान शुरू किया मसीरा द्वीप के एयरबेस से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख इस बात को याद करेगी कि भारत इतना डरपोक मुल्क है कि उसने अमेरिका को जवाब तक नहीं दिया। दोस्तों, कल क्या हुआ है कि अमेरिका का एक शिप जिसमें टैंकर लदे थे वो ईरान को जा रहा था, तो अमेरिका के एक नेवल शिप ने एक बहुत बड़ा मिसाइल उसके इंजन रूम में मारकर उसमें बहुत बड़ा सुराख कर दिया है। दोस्तों, कल से आज तक वो शिप अब डूब रहा है सारे सामान के साथ, लेकिन वहां पर 24 जो इंडियन सेलर थे उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। यहां तक दोस्तों इतनी हैरानी की बात है कि दुबई में इंडिया की नेवी मौजूद है, ओमान में इंडिया की नेवी मौजूद है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आकर अपने ही लोगों को बचा ले। लेकिन दोस्तों, वहां पर ओमान को कॉल जाती है, वो लोग ये समझे कि रो रो कर कह रहे थे कि हमें आप बचा लीजिए, प्लीज हमें बचा लीजिए। तो ओमान की नेवी आती है और उन्हें वहां से निकालती है हेलीकॉप्टर के थ्रू, क्योंकि वो तो जहाज डूब रहा था। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, 1 महीना पहले भी इनके जहाज के साथ ऐसा कुछ हुआ था। पाकिस्तान नेवी गई थी, तब पाकिस्तान नेवी ने जाकर खाना दिया और उनके जहाज के अंदर जाकर इंजन को ठीक किया और उसके बाद वो इतना ठीक हो गया था कि मुंबई बंदरगाह तक वो चला गया था। यानी ये अपने लोगों के साथ ऐसे हैं। और अमेरिका को जवाब देने की दूर की बात है, अगर जवाब दे देंगे दोस्तों अमेरिका वर्सेस इंडिया जंग छिड़ जाएगी, लेकिन जवाब नहीं दे रहे। मोदी इतना डरपोक है, ये विश्व गुरु बना फिरता है। दोस्तों, किसी भारतीय गोदी मीडिया में आपको ये खबर भी नहीं दिखेगी कि अमेरिका ने सीधा सीधा भारत के शिप पर मिसाइल हमला कर दिया। और दोस्तों, जब आप किसी की शिप पर हमला करते हैं इंटरनेशनल वाटर में, उसका यह मतलब होता है कि आपने उस मुल्क के साथ जंग छेड़ दिया, लेकिन सामने वाला मुल्क ही हिजड़ा है, तो आपकी जंग किससे होगी? ऐसी हालत में आप ये सोचिए कि अमेरिका ने क्या कुछ कर दिया और अमेरिका ने भारत की एक भी सुनी। क्या अमेरिका ने इतनी सिंपैथी रखी कि भारत के ये जो नाविक थे फंस गए थे, एटलीस्ट हम उन पर हमला ना करें? भारत ने हमारे नागरिकों को नहीं छोड़ा, हमारे क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ कि ओमान ने बचाव किया, वरना वो सारे मारे जाते। क्या अमेरिका बचाव करेगा? ऐसे में क्या सवाल उठता है?
ऐसे में क्या मोदी जी को फोन करके बात नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे में विदेश मंत्रालय को कंडेम नहीं करना चाहिए खुले शब्दों में कि ये बहुत गलत किया आपने, हमारे इतने स्ट्रैटेजिक टाइज हैं, हमने आपके देश में ये भी एग्री कर लिया कि हम आपके यहाँ $500 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे 5 साल के लिए, और आप फिर भी हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं। आज क्या हम इतने निरीह, इतने सहाय बन चुके हैं? भारत नहीं बना है, मोदी जी बन चुके हैं अमेरिका के आगे इतने असहाय, बेबस, लाचार। और इसको क्या कहा जाए? ये देखिए वो तस्वीरें हैं, आपको देखकर दुख होगा। और मोदी जी आज किस बात का जश्न मना रहे हैं? मोदी जी आज इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4400 दिन मोदी जी ने आज पूरे कर लिए। और नेहरू जी ने कितने दिन पूरे किए अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के? महज 4399। आज अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो इस समय भारत मंडपम में एनडीए की बैठक चल रही है, जहां पर मोदी जी की पीठ थपथपाई जा रही है कि देखिए मोदी जी ने कितना बड़ा काम कर दिया, मोदी जी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज इस बात पर चर्चा हो रही है देश में। और हमारे सेलर्स को, हमारे 24 क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। ये वो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, ये अपने मन से नहीं है, ये वो तस्वीरें हैं उस जहाज की जिसके इंजन रूम में आग लग गई। ये सोचिए, इतनी डरावनी और दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। इसे सोचकर कोई भी कहेगा कि आप एक फोन उठाकर, अगर आज किसी को भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया गया होता सिवाय मोदी जी के, तो वो शख्स जरूर एक फोन करके डोनाल्ड ट्रंप को हड़काने की कोशिश करता कि खबरदार, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपने हमारे जहाज पर इस तरीके से हमला किया। आज मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय क्या कहता है भी आपको सुनाते हैं। आइए सुनाते हैं आपको रणधीर जायसवाल, जो कि एमईए के प्रवक्ता हैं, उनकी बाइट। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ओमान की बात की, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से अमेरिका के बारे में नहीं निकला कि अमेरिका ने क्यों हमला किया। आज इतने बेबस और लाचार मोदी और उनका विदेश मंत्री। कितनी शर्मनाक ये बाइट है। वी थैंक ओमान अथॉरिटीज, लेकिन हम इतने बेबस हैं, 56 इंच की सरकार एक शब्द अमेरिका के लिए नहीं निकाल सकती। कितना दुख होता है कि आज किस सरकार के नीचे पूरा भारत है इस समय, जो कहता तो है कि हमने मोदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन एक शब्द नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन एक शब्द अमेरिका के लिए नहीं निकलता, जिस अमेरिका ने हमारे जहाज पर हमला किया। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि क्या बोला उन जो बेबस, असहाय उस समय जो सेलर्स थे, हमारे जो क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने क्या कहा। उनकी एसओएस कॉल यही थी कि हमला हुआ है, आग लगी है, जहाज डूब रहा है, मेरी मदद करो, ये गुहार लगाई थी। और यूएस के अटैक के बाद, लेकिन आज उसी अमेरिका के खिलाफ चू नहीं करता। और ये जो विदेश मंत्रालय का जो प्रवक्ता है, आईएफएस ऑफिसर है, आज क्या इसको ये बातें समझ में नहीं आ रही है? कितना हाथ उसके बांध दिए गए हैं। जब उसके मुंह से भी चीजें निकल रही हैं तो वो क्या कह रहा है? वी थैंक ओमान अथॉरिटीज। बट उसके एक शब्द मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि आज अमेरिका की हिम्मत कैसे पड़ी। वी कंडेम, अरे एक लाइन तो वो बोल देते कि वी कंडेम दिस यूएस मिसाइल अटैक। एक शब्द नहीं निकला। आखिर इसकी बेबसी का कारण क्या है? और मोदी जी आज जश्न मना रहे हैं कि मैंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शर्म आती है इस सरकार पर। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमैट। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ फिरोज मीठी बोरवाला हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आपका स्वागत है। संजय कपूर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट, लेखक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संजय, आपका भी स्वागत है। और मैं प्रोफेसर पाशा से शुरू करूंगी कि प्रोफेसर पाशा, आज इस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बाइट सुनकर खून खौलता है कि हमारे 24 जो क्रू मेंबर्स थे उनको मरने के लिए छोड़ दिया, उस जहाज के इंजन रूम में आग लग गई, और आज एक शब्द कंडेम करने वाला अमेरिका के लिए हम नहीं बोल पाए। मोदी जी हैं कहां? मोदी जी तो जश्न मना रहे हैं इस समय भारत मंडपम में कि उन्होंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी धन्यवाद नीलू जी। देखिए, कुछ हफ्ते पहले जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ बेसिस पे ईरान के हमला किया था, तो ईरान ने जवाबी हमला में फुजैरा पोर्ट पे अटैक किया था, जिसमें एक भारतीय जहाज में कुछ लोग जख्मी हुए थे। उस पे भारत के लीडर्स ने
चिंता जताई और कंडेम किया और बहुत कुछ कहा उस समय। तो अब आप कंपेयर करिए कि 24 भारतीय इस जहाज में थे और मदद मांग रहे हैं और इंजन रूम में मिसाइल दागे हैं। ये F-16 हॉर्नेट अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर से आके इसको जानबूझ के हमला किया। ये जहाज जो है कई दिनों से वहाँ गल्फ ऑफ ओमान वाटर्स में था और आरोप लगा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं था, ना ईरान का माल था ना कुछ माल था, वो सिर्फ आता जाता रहा था। वो कोशिश कर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, अमेरिका वाले जाने नहीं दिए क्योंकि उनको शुबा था कि ये काम पहले करे हैं, तो कोई सबूत नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। तो आप जो परेशान हैं, तो वो जो है जो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कंडेम करना था, ये तो मिनिमम है। अगर कोई सेल्फ रेस्पेक्टिंग गवर्नमेंट होती तो अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाते और उसको मार्चिंग ऑर्डर्स देते कि आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे सिटीजन्स पे हमला करने की और डे लाइट में जानबूझ के आप निशाना बनाए बोल के। और कोई और हुकूमत होती तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक भी तोड़ते। ऐसी नौबतें मैं हिस्ट्री में, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में पढ़ा हूँ कि अमेरिका के सिटीजन्स को ऐसा होता तो वो खुद हमला करते या डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ते और उस वहां के एम्बेसडर को बुला के मार्चिंग ऑर्डर्स देते। वो तो बहुत दूर की बात है, ये गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगी जो आप उम्मीद कर रहे हैं। कंडेमनेशन भी नहीं करेगी, जो मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं करेगी, इसलिए कि ये कंप्लीटली सबसर्विएंट और वैसल बन गए हैं, क्लाइंट स्टेट बन गए हैं अमेरिका और इजराइल के। जो भी हमला करते रहे या ह्यूमिलिएशन करते रहे, ये टॉलरेट करते जाएंगे और भारत की जनता को यहाँ तक ला खड़ा हुए हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम पे सवाल उठाते हैं कि आपकी हुकूमत को क्या हो गया है, ये क्यों आप अमेरिका के इंसल्ट ह्यूमिलिएशन सह रहे हैं। तो जब नेहरू का जिक्र आ रहा है, जब उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं थे, जब इकोनॉमिक पावर नहीं था भारत तब, और हम फैमिन से, ड्रॉट से जूझ रहे थे, तो उनकी आवाज इज्जत से सुनी जाती थी। भारत का मुकाम बहुत ऊंचे स्तर पे था। तो 50-60s में नॉन अलाइंड लीडर थे और हर एक नॉन अलाइंड मेंबर इंडिया के साथ था, चाहे वो सुएज क्राइसिस में हो, कोरियन क्राइसिस में हो या कांगो में हो या जो भी क्राइसिस डिसआर्मामेंट पे हो या वगैरह वगैरह। तो अब इस वन मैन शो की फॉरेन पॉलिसी में ना कोई फॉरेन मिनिस्टर बोलता है, ना कोई एमपी बोलता है, ना खुद प्रधान जी बोलते हैं। तो ये चुपचाप चूहे की बिल में घुसे रहते हैं और अपने इल्यूजन में रहते हैं कि हमने नेहरू से भी ज्यादा दिन प्राइम मिनिस्टर बन के। आपकी कामयाबी क्या है भाई, आप बताइए। फॉरेन पॉलिसी में क्या आपने 32 आवर्स पूरे दुनिया से इकट्ठा करके लाए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है जब आपके देश पे इतना हमला हो रहा है, नागरिकों पे इतना इंसल्ट किया जा रहा है, उनकी मदद कोई नहीं कर रहा है, तो आप दूसरे थर्ड पार्टी से भीख मांग रहे हैं ओमान से। तो आपकी हिम्मत क्या है? आपके जहाज वहां हैं, हमारे जहाज फ्रिगेट्स नेवी के वहां हैं, ये क्यों नहीं जाके बचाए भारतीयों को? 4 जहाज हैं मेरे नॉलेज के मुताबिक इंडियन नेवी के, वो एक्चुअली अमेरिका के रिक्वेस्ट पे वहां भेजे कि आप भी हमारे साथ जॉइंट एक्शन में हॉर्मुज में खोलने के लिए आप अपनी नेवी भेजिए। तो फोन कॉल पे ट्रंप ने यही आग्रह किया, तो हम मान लिया उनकी बात। जब हमारे लोग मदद मांग रहे हैं तो क्यों नहीं मदद करे? वो क्यों ओमान की तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं? आप क्या कर रहे थे? आप हाथ जोड़ के वहां बैठे हैं, अमेरिका का ऑर्डर्स पे हमारी नेवी चलेगी वो। ये नौबत आ गई है हमारी आर्म फोर्सेस की कि हम अपनी नेवी को अपने लोगों के लिए, अपने हित के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और अमेरिका से ऑर्डर ले सकते हैं कि हमारे लोगों को बचा सकते हैं क्या।
अगर पूछे भी होंगे तो अगर अमेरिका के जनरल सेंट्रल कमांड ने वीटो कर दिया तो ये साबित होता है कि हम जहाज जो है अपनी खुदी से नहीं भेजे हैं, हमको ऑर्डर दिया गया था कि आप नेवी भेजिए गल्फ ऑफ ओमान में। उसमें कई सौ नेवी के लोग हैं फ्रिगेट्स में, उनके पास हर एक हथियार भी है, मिसाइल भी है, लेकिन फिर भी ये डिस्ट्रेस कॉल को अटेंड नहीं कर सके। ये बताना चाहते हैं नहीं भारतीयों को कि क्या हाल हो रहा है। और सभी जो जहाज खाड़ी में जो बंद हैं उसमें कई सौ भारतीय सेलर्स हैं। वहाँ सबसे ज्यादा दुनिया की फ्लीट में, मर्चेंट फ्लीट में, ऑयल टैंकर्स पे सब भारतीय होते हैं। उसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान वगैरह, तो सभी जहाजों में भारतीय हैं। और वो कई महीनों से, कई हफ्तों से खाना नहीं, बराबर पानी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, ये गर्मी में मुश्किलों में गुजार रहे हैं वहाँ। तो भारत क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। तो हम छोड़ दिए उनके हाल पे, और बेबसी से हम जो है दूसरे दोषों से भीख मांग रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए बोल के, जो कि हम खुद कर सकते हैं। और हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप बार बार इस्तेमाल मत कीजिए, वो हमारा स्ट्रेटेजिक दुश्मन है। वो हमारे दुश्मन के साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान के साथ, और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि हमको कमजोर करे। इकोनॉमिक नहीं, एक सेकेंड, एनर्जी सिक्योरिटी में हमको नंगा बनाना चाहता है, उस पर निर्भर बनाना चाहता है। फूड सिक्योरिटी में हमको उन पे डिपेंडेंट करना चाहता है, और मिलिट्री सिक्योरिटी पे, उन पे वेपन्स पे निर्भर करना चाहता है, और हमको फ्रेंडलेस बनाना चाहता है ब्रिक्स में, ग्लोबल साउथ में, सभी से। तो हम विलिंगली कोऑपरेट कर रहे हैं अपनी सॉवरेनिटी, अपना पावर अमेरिका को सरेंडर करने के लिए। ये कितनी गंभीर बात है, कितनी मतलब शेमफुल है कि हम अमेरिका के सामने हाथ पांव जोड़ रहे हैं। एक के बाद हमने जो कुछ भी 70 साल में सेल्फ रिलायंस के जरिए बना के अपने आप पे खड़े हैं, पांव पे खड़े हैं, एक के बाद हम सरेंडर करते जा रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन अब जीरो होने वाला है। मिलिट्री सिक्योरिटी उनके हाथ में जाने वाली है, फूड सिक्योरिटी तो जाने ही वाली है, फार्मर्स अब कुछ नहीं कर पाएंगे। और एनर्जी सिक्योरिटी अब अमेरिका के बगैर हम जी नहीं सकते, क्योंकि हम ईरान से नहीं ले रहे हैं, रशिया से भी महंगा तेल नहीं लेने की चिंता में। तो अमेरिका से $157 बास्केट में हम तेल और गैस ले रहे हैं, इतना महंगा हो गया। जी ठीक है, अब मैं फिरोज के पास आती हूँ कि फिरोज, आप भी ईरान और इजराइल में आपकी पकड़ तेज है। आखिर ये हो क्या रहा है? आज हम इतने निरीह, इतने असहाय, इतने बेबस, आज अमेरिका के सामने हम इतने लाचार क्यों हो गए हैं? आज हमारे क्रू मेंबर्स मदद की गुहार लगा रहे हैं, और वो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता है कि वी से थैंक्स टू ओमान। I mean, is that what the MEA spokesperson should have said? एक कड़ा डिमाशे या किसी तरीके का एक कड़ा स्टेटमेंट, क्या उतना भी नहीं हो रहा है? ये बहुत ही शर्मनाक समय है पूरे देश के लिए। और आपकी बात सही थी कि ये मोदी सरकार और भारत की जनता अलग है। भारत में गुस्सा है अमेरिका को लेकर, और मोदी की ये जो रेजिम है, जो बोला जाए तो ये भी एप्स्टीन रेजिम जैसी हाल है। क्योंकि जो ट्रंप ने कहा था कि मोदी मेरा दोस्त है, नहीं तो मैं इसका पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूँ। आप सोचे ट्रंप ने क्या कह दिया था। तो मोदी और अडानी वाली ये जो रेजिम ने इस देश को इतना कमजोर कर दिया है कि शायद की बात नहीं, ये कंफर्म्ड है कि आजादी के बाद इससे कोई वीक सरकार भारत में रही नहीं। इट इज टोटली कॉम्प्रोमाइज। हरदीप सिंह पुरी का भी पता है, अंबानीज का भी पता है, अडानीज का भी पता है। वहां ब्लैकमेल हो रहे अडानी, और अडानी बाद में बोलता है कि मैं $10 बिलियन का वहां इन्वेस्टमेंट करूंगा। और ये जो लेटेस्ट आई है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी जो बड़े साइलोज है वो 90% अभी अडानी को दिए जा रहे हैं और एक कंपनी को दिए जा रहे हैं। तो आप सोचे कि नेहरू जी ने जो एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री की स्थापना की, और जिस किस्म के इंस्टीट्यूशंस और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री उन्होंने बनाई, आज उसकी मोदी जी कंपेयर कर रहा है। कोई कंपैरिजन नाम की चीज नहीं।
अगर इस देश में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते, अगर इस देश की जुडिशरी फ्री होती और मीडिया फ्री होती, तो ये कहानी तो 2019 में ही खत्म हो जाती. It is that matter. And the other point is that unfortunately India is now considered एक vassal state करके हमको पूरी दुनिया देखती है. यही देश थी जिन्होंने नॉन अलाइव मूवमेंट और ग्लोबल साउथ को एक लीडरशिप दी. जब सुएज कनाल का क्राइसिस था, फ्रांस, यूके और इजराइल ने अटैक किया था इजिप्ट पे, तो